हेलो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक रेडियो के वीकली हेल्थ शो हेलो डॉक्टर में, जहां बात होती है आपकी और हमारी सेहत की। मैं हूं आपके साथ चेतना काला। पिछले हफ्ते कोविड-19 की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका को लेके बहुत सी बातें अफवाहें सामने आई। ये एक लोगों के बीच में बात होनी शुरू हो गई कि क्या कोविड-19 की जो वैक्सीन कोविशील्ड उन्होंने ली है, क्या वो उनको किसी तरह की उनके शरीर में परेशानियां भी पैदा कर रही है। तो वैक्सीन किस तरह बनाई जाती है, एक जनरल वैक्सीन को बनाने का तरीका क्या है, क्या उससे आपको कोई परेशानी भी हो सकती है। इस पर विस्तार से एक बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मयंक सक्सेना, एडिशनल डायरेक्टर पल्मोनोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल, नोएडा। हेलो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, बहुत बेसिक चीज़ से मैं शुरू करना चाहती हूँ। किसी भी बीमारी के लिए कौन सी मतलब पर्टिकुलरली ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके लिए हमें एक वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, वैक्सीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू आ जाता है जब भी हम लोग हेल्थ केयर प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं किसी बीमारी को होने से पहले बचाने के लिए या उसकी सीवियरिटी रोकने के लिए। आपने अगर याद हो, पहले स्मॉल पॉक्स, इतनी सारी बीमारी गई थी पीछे। कोविड से पहले भी काफ़ी बीमारी थी जिनके बारे में हम लोग वैक्सीन के बारे में सुनते थे कि हाँ, वैक्सीन इनकी तब से डेवलप हुआ है। तो मम्स, मीजल्स, रुबेला, चिकन पॉक्स, ये इतने सब वायरल टाइप के जो रोग होते थे जिसमें कि इन्फेक्शन होता था और पूरा एक पॉपुलेशन का अधिकांश हिस्सा साफ़ हो जाता था। पहले अगर हम लोग देखें, काफ़ी लोग को हताहत होते थे उसमें। पोलियो का अगर हमने सुना हो कि कई बच्चे अपंग रह जाते थे। तो वैक्सीन का जो स्थिति है वो यही है कि रोगों से बचाना जो आम पॉपुलेशन में फैल जाते हैं बहुत तेज़ी से और काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो वैक्सीन मेनली प्रिवेंशन के लिए काम आती है, ज़्यादातर वायरल और इन्फेक्शन वाली डिजीज़ के केसेस में। जी। तो एक वैक्सीन को किस तरह बनाया जाता है, फॉर्मुलेट किस तरह किया जाता है, बेसिक वैक्सीन, किसी भी बेसिक वैक्सीन को? वैक्सीन के बनाने के 2-3 ज़रिए होते हैं। अगर हम लोग देखें, वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक तत्व है जो कि बॉडी में हम लोग दे रहे हैं जिससे कि हमारा इम्यूनिटी सेल्स जो हैं उसको पहचान के अपना इम्यून रिस्पॉन्स उसके हिसाब से अपने इम्यून रिस्पॉन्स को सेट कर पाए कि अच्छा, ये वाला आएगा बैक्टीरिया, ये वाला वायरस आएगा तो हमें उस हिसाब से लड़ना है। तो इसमें 3-4 टाइप से वैक्सीन बनता है। लाइव वैक्सीन होता है, किल्ड वैक्सीन बनता है, सब यूनिट वैक्सीन बनता है। लाइव वैक्सीन में तो हम पूरा का पूरा एक उसी का बहरूपिया, एक बैक्टीरिया वायरस का बहरूपिया हम लोग डाल देते हैं जो कि इन्फेक्शन नहीं करता है, लेकिन जिसकी कोटिंग लगभग उसके जैसे होती है जो कि इन्फेक्शन करने जैसा होता है। जैसे अगर आपने नाम सुना हो BCG वैक्सीन, ये उस तरह की वैक्सीन है जो कि टीबी के बैक्टीरिया का एक लाइव एक बैक्टीरिया आ जाता है जो कि एक इन्फेक्शन टीबी की तरह नहीं करता है, बट वो न्यूट्रल है, बॉडी में इन्फेक्शन नहीं करेगा। हमने एक तरह से कॉपी ही बना दी यस, उसकी। उसका कॉपी करके हमने उसको दे रहे हैं। तो लाइव वैक्सीन श्रेणी में आते हैं जिसमें बेसिकली जिससे उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम है उन पेशेंट्स में हम लोग लाइव वैक्सीन को अवॉइड करते हैं। अच्छा। दूसरे आते हैं किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन में क्या है कि आपने जो बैक्टीरिया वायरस का अंदर का मटेरियल सारा निकाल के उसका सिर्फ खोल भेजा है, किल्ड करके उसको बेसिकली, ताकि उसको बॉडी मतलब आपने बैक्टीरिया को पहले लेकर मारा, यस, उसके बाद आपने उसका जो आउटर पोर्शन है उसको लिया, आउटर शेल को आपने भेज दिया ताकि वो बॉडी है। उसको आइडेंटिफाई कर पाती कि हाँ, ये जो बैक्टीरिया है, इस टाइप का बैक्टीरिया आ सकता है, इसमें स्पेसिफिक ये वाले प्रोटीन होते हैं और ये इसकी शेल होती है, इस टाइप की होती है, ताकि रिकॉग्निशन कर पाए बेसिकली। तीसरे होते हैं सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन में जैसे स्पाइक हो गए, जैसे उसके कैरेक्टर्स हो गए उसके, तो खाली उसको आइसोलेट करके भेजा जाता है बेसिकली उसमें कि अच्छा। जैसे सिंपल देखें तो स्पाइक्स प्रोटीन हो गए या एक आइडेंटिफिकेशन प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है कि किसी भी पूरे शेल ना भेज के एक पार्ट ऑफ शेल भेजा जाए अगर उसका, जैसे वो टेंटिकल्स से जो बने हुए होते उसका हैं, एक सब यूनिट देके हमने भेजा ताकि बेसिकली उसको पहचान पाए। ये सेफ वैक्सीन कैटेगरी में आते हैं और इससे बेसिकली आपको आराम से पेशेंट्स को दे सकते हैं। वैक्सीन जो होता है वो इसी स्टाफ से बेसिकली बनता है। कुछ वैक्सीन ऐसे भी होते हैं जैसे अगर आपने नाम सुना हो, सीरम वैक्सीन होते हैं, ATS और ये सब हमने वो होता है। इसमें पहले के टाइम में क्या था, अगर आपने सुना हो कि टेटनस सीरम की अगर हम लोग बात करते तो उन्होंने घोड़े को एक वैक्सीन दिया था, एक घोड़े को इन्फेक्शन करा था, घोड़े में एंटीबॉडी बन गया और वो एंटीबॉडी आपने उसमें दे दी है बेसिकली। हाँ, करेक्ट। यस, तो ये एक इस टाइप की वैक्सीन बोल सकते हैं इसको, जो कि एक उसकी सीवियरिटी को इन्फेक्शन के अगर
अगर कुछ चल रहा है उसको एकदम से रैपिडली उसको कनेक्ट करने के लिए या करेक्ट करने के लिए उसमें उसको हेल्प करता है बेसिकली। अच्छा, थोड़ा मेरी क्यूरियोसिटी इस वाले को लेकर हो रही थी कि जो आपने सबसे पहला बताया कि कॉपी हम लोग बना देते, तो मतलब वो हम लोग मैनमेड कॉपी तैयार कर रहे हैं उसकी उस बैक्टीरिया के उस कंपोनेंट्स को लेके, या मतलब वो किस तरह कॉपी नॉट बन रही एग्जैक्टली है? मैनमेड, आइडेंटिफाइड होते हैं ऐसे उसी के टाइप के ही बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरा रिसर्च होता है इसमें। अच्छा, ओके। ये देखा जाता है भाई ये वाला तो इन्फेक्शन कर रहा है लेकिन ये वाला बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं कर रहा, और ये पूरा तरह से टीबी को या टीबी के बैक्टीरिया किसी को भी मैच करता है, तो चलो इसको भेज के देख लेते हैं। तो अभी हम लोग देखें भी अगर BCG वैक्सीन के केस में भी, तो ऐसा टीबी के प्रति हमारी पूरी तरह इम्यूनिटी नहीं बनती है उसमें भी। तो अच्छा। इसलिए हाँ, इसलिए ये बेसिकली हमें एक पार्शियल इम्यूनिटी टाइप की थोड़ी सी देता है, जो अगर हम खास तौर से टीबी की वैक्सीन के बारे में बात करें, अभी भी रिसर्च चल रही है टीबी की वैक्सीन के हिसाब से कि कैसे हम उसको, तो दिस वैक्सीन इज़ ऑलवेज इवॉल्विंग। कल की डेट में कुछ और अच्छा रिसर्च होता है, कुछ उसका और हम लोग फिल्टर आउट करके हम लोग और अच्छा मॉलिक्यूल या अच्छा सब यूनिट बना सकते हैं। तो वी ऑलवेज प्रेफर द सब यूनिट वैक्सीन बेसिकली, कि उसका आपने छोटा सा पोर्शन लिया तो साइड इफेक्ट कम होता है, उसका जो बॉडी के प्रति रिस्पॉन्स है वो कम रहता है, बॉडी उसको कैसे रिएक्ट कर रही है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे किसी बीमारी का समझना चाहूँ, जैसे हेपेटाइटिस की वैक्सीन है, तो उसको किस तरह बनाया जा रहा है? हेपेटाइटिस वैक्सीन के लिए सबसे पहले उसको हम लोग हेपेटाइटिस का भी सब यूनिट देखते हैं, उसको हम लोग एक तरह से सब यूनिट जैसे कि उसका एक स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर से एक पार्ट हमने ले लिया, ठीक है। स्ट्रक्चर पहले तो उसको ग्रो किया, उसका एक पार्ट आइडेंटिफाई किया, उस पार्ट को हमने बॉडी के अंदर भेजा बेसिकली। इस पार्ट को चुनने का भी कोई नियम होता है? इस पार्ट को चुनने में हम लोग यही रिसर्च होती है कि उसको क्या बॉडी आइडेंटिफाई कर पा रही है, क्या उसके अच्छा। प्रति उसी टाइप का एक इम्यून सिस्टम जनरेट कर क्या पा रहा है। क्या हमने जो बैक्टीरिया का या वायरस का जो पार्ट चूज किया है, क्या हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? आइडेंटिफाई कर पा रही है कि एज अ रिजेम्बलेंस, कि हाँ ये इन्फेक्शन रिजेम्बल्स दैट इन्फेक्शन बेसिकली, ये जो सब यूनिट है ये उसी से ही आ रहा है, उसी और वो इफेक्टिव भी है कि नहीं है। पता लगा वो सब यूनिट पे वैक्सीन आपने दिया और उसके खिलाफ एंटीबॉडी तो बन रही है लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है हमें, कि वो उस बैक्टीरिया को या उस वायरस को मार नहीं पा रहा है। तो इसलिए हमें उस टाइप की फिर हमें वैक्सीन चाहिए होगी जो कि इफेक्टिव भी हो, कि उस सब यूनिट पे हमला हो और हमारी बॉडी उस पर हमला करे और वो बैक्टीरिया वहाँ पे किल हो जाए, या बैक्टीरिया आगे उसमें इफेक्टिविटी उसकी खत्म हो जाए, बैक्टीरिया वायरस की बेसिकली। डॉक्टर, जो दूसरा मैं ये जानना चाह रही थी कि हमारी बॉडी, अभी ये तो हमने मतलब बैक्टीरिया और वैक्सीन बनाने की बात कर ली, हमारी बॉडी एग्जैक्टली कैसे रिएक्ट करती है इन वैक्सीन्स पर जब इसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में? जैसे अगर हमने बॉडी के अंदर वैक्सीन दिया तो वैक्सीन जाते ही बॉडी के लिए वो फॉरेन सब्सटेंस है, तो बॉडी उसको पहचानेगी कि ये कुछ बाहर से चीज़ आई है, तो बॉडी उसको पहचान के उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर के अंदर एक तरह से बुलेट्स की तरह काम करते हैं, जो कि दुश्मन या किसी इन्फेक्शन वायरस से लड़ने के काम में आता है। तो जब वो वैक्सीन के खिलाफ जो हमने दिया है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, तो ये उस एंटीबॉडी से बेसिकली हम लोग आगे इन्फेक्शन को रोक पाते हैं। हमारी बॉडी पहले से ही उसके लिए प्रति तैयार रहती है कि हाँ ये इन्फेक्शन आएगा, तो उसको अंदर जाने से पहले ही उसको बॉडी ने पहले बाहर ही उसको ख़त्म कर दिया इन्फेक्शन को। तो इस तरह से बॉडी काम करती है। अब इसमें ये हम लोगों को ये सेफ्टी कंसर्न भी आता है कभी कभी, आप फॉरेन सब्सटेंस कोई भी दे रहे हैं तो बॉडी किसी अलग तरीके से रिएक्ट तो नहीं कर रही है, उसमें कोई और सिस्टम चीज़ें तो चालू नहीं हो रही हैं। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा इसमें ट्रायल्स होते हैं, फेजेस ऑफ स्टडीज़ होती हैं कि कौन सी सेफ़ है कौन सी अनसेफ वैक्सीन है। तो जो सेफ़र वेरिएंट होते हैं, सेफ़र चीज़ें होती हैं, उसी को फिर आगे किया जाता है और अनसेफ वालों को पीछे कर दिया जाता है। और अभी भी जो हम लोग जितना भी हम लोग देखते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मार्केट में जितनी भी हमारे पास वैक्सीन है वो काफ़ी मतलब सेफ़ है, उनसे हार्डली कोई साइड इफ़ेक्ट आता है, इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन। आज की डेट में हर लगभग जो इन्फेक्शन है उसका वैक्सीन हमारे पास में है। तो इसलिए वैक्सीन बहुत रिसर्च के बाद ही आगे प्रमोट होता है। तो हम ये सोचे इस वैक्सीन से कोई साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, तो साइड इफ़ेक्ट वाली वैक्सीन्स को तो अभी मार्केट में लाया भी नहीं जाता है, सिर्फ उन्हीं को लाया जाता है आगे जिनका सेफ्टी प्रोफाइल अच्छा होता है, जो इफेक्टिव होती हैं इन्फेक्शन से बचाने के लिए। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल ये भी आया था कि क्या कभी ऐसा भी कोई केस सामने आया कि वैक्सीन तो हमने इंजेक्ट कर दी लेकिन बॉडी आइडेंटिफाई मतलब बॉडी उसकी तरफ उसको रिसीव नहीं कर रही है,
किसी भी वैक्सीन का अपना एफिकेसी होता है, 80% टू 90% के आसपास में एफिकेसी आमतौर पे वैक्सीन्स का होता है। इसका मतलब अगर हम 100 लोगों में लगा रहे हैं तो 10 लोगों में कभी कभी उसकी प्रति इम्यूनिटी सेंसिटाइज नहीं हो पाती है। तभी आपने सुना होगा बूस्टर डोज भी लगते हैं उसका, Correct. ताकि वो उसको दोबारा से रिमाइंड कराया जाए बॉडी को कि दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन अच्छा। क्या ना कर। तो बूस्टर डोजेज उन्हीं में ही बेसिकली हम तो बूस्टर ज़्यादातर डोज बच्चों एक तरह से रिमाइंड करने के लिए, एक तरह से रिमाइंड करने के लिए बॉडी को कि वापस से आपने दिया, ताकि बॉडी अगर पहली बार में कम इम्यून रिस्पॉन्स उससे जनरेट हो तो दूसरी बार में उसमें अच्छे से, क्योंकि आप किसी चीज़ की ओवरडोज नहीं कर सकते कि हमें ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए तो हमने ज़्यादा ओवरडोज कर दिया, क्योंकि एक तयशुदा मात्रा में ही आमतौर पे जो पॉपुलेशन में हम लोग रिसर्च करके देखते हैं तो उतनी मात्रा में ही वैक्सीन दी जाती है, लाइक 0.5 ml 1 ml इस टाइप से दिया जाता है। अब अगर ये मात्रा बढ़ाई नहीं जा सकती तो इसको हम लोग रिपीटिशन में सेकंड उसमें फेज़ में देते हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस का हो, चाहे वो पोलियो का हम लोग पल्स पोलियो अभियान चलता है, वो इसलिए है कि बार बार उसको देते रहते हैं ताकि इम्यूनिटी सेंसिटाइज रहे। तो सेंसिटाइज मतलब कि बॉडी इम्यूनिटी उसको रिकॉग्नाइज करती रहे और अपने इम्यून सिस्टम को अपने मजबूत रखे कि हाँ दिस इज अ इन्फेक्शन दैट कैन अकर एंड इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड। मतलब एक तरह से बॉडी कभी भूल ना जाए कि ये भी बीमारी बाहर एग्जिस्ट कर रही है। और दूसरा चीज़ ये भी होता है, हमारे बॉडी के अंदर मेमोरी टी सेल्स होते हैं बेसिकली। अच्छा। सो रिवीजन इज ऑलवेज गुड फॉर देम कि वो आता है हाँ ये हो सकता है, तो अपने आप को रिमाइंड होता रहता है उनको कि ये इन्फेक्शन ही जो होता है जो बार बार आ सकता है और हमें परेशान कर सकता है। बाकी कुछ फैक्टर्स और होते हैं जो कि डिपेंड करता है, अगर किसी पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ही लो है, लाइक HIV पेशेंट है या कोई डायबिटिक बहुत हाई डायबिटिक है जहाँ पे इम्यून सिस्टम बहुत ही लो रहता है अपना, तो वहाँ पे इम्यूनिटी उसको पहचान नहीं पाती है वैक्सीन्स को। बेसिकली वैक्सीन के प्रति रिएक्ट, वो फॉरेन बॉडी पे भी रिएक्ट नहीं, फॉरेन आपने वैक्सीन भी दिया बट तभी भी उस पर रिएक्शन नहीं दे पाती है। अच्छा। तो इसलिए उसमें केस में भी कई बार हमें रिमाइंडर्स उसको मतलब बूस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से लेना पड़ता है, और कुछ जगह पे जैसे जहाँ पे इम्यूनिटी बहुत ही कम है वहाँ पे हमें वैक्सीन जो लाइव खास तौर से वैक्सीन है वो अवॉइड भी करनी होती है। दरअसल मेरा अगला सवाल भी यही, आपने इवन कवर भी कर दिया इसे, कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं लोगों की जिन्हें वैक्सीन लेते वक्त थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए या इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें फर्दर बूस्टर डोज भी लेनी है। तो अपना आप पहले तो वैक्सीन अगर आप ले रहे हैं तो अच्छी बात यह है कि वैक्सीन आज की डेट में आप डॉक्टर के पास ही लगवा सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से अपनी कोई भी बीमारी आपको चल रहा है, कोई लिवर डिजीज़ है, कोई किडनी डिजीज़ है, कोई हार्ट डिजीज़ है, कोई भी चीज़ है, आप उनको पहले से बताएं। जैसे कुछ वैक्सीन होती है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, वो एग के पोर्शन से बनती है बेसिकली। सो जो पेशेंट एग से एलर्जिक है उसमें हम लोग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं देते हैं। तो इसलिए हमें पूरा हिस्ट्री पता होना चाहिए पेशेंट का, ऐसा नहीं कि वैक्सीन लिया और लगाया। वैक्सीन के पीछे और आगे हम पूरा क्रॉस चेक करते हैं पेशेंट को, रिएक्शन हिस्ट्री, एलर्जिक हिस्ट्री से लेके हर चीज़, बीमारी की हिस्ट्री क्या है, क्या वो बीमारी जो पेशेंट को अगर है तो उसके हिसाब से हम क्या वैक्सीन लगा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर, ला इलाज बीमारियां जैसे कोविड-19 आया, इसकी वैक्सीन्स किस तरह काम करती हैं? सो कोविड का वैक्सीन का मेन यही मूलभूत आधार है कि बॉडी के अंदर वैक्सीन का यानी जो कोविड के बैक्टीरिया, कोविड का वायरस का एक छोटा सा पोर्शन आपने दिया और बॉडी ने उसको आइडेंटिफाई करके एक एंटीबॉडी बनानी शुरू कर दी, जिससे कि बेसिकली कोविड की प्रिवेंशन जो है इन्फेक्शन की वो हो सके। मेनली इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड सीवियरिटी प्रिवेंशन, कि अगर वो एंटर कर भी गया है वायरस तो वो बहुत एकदम हाईली स्केल पे जैसे चला जाता था पूरी बॉडी में, लंग्स में, हर जगह अटैक करता था, वो अटैकिंग उसकी थोड़ी सी ब्लंट कर देती हैं वैक्सीन बेसिकली। पिछले कुछ वक्त में अभी एस्ट्राजेनेका को लेके काफ़ी सारे क्लेम्स आए हैं। एस्ट्राजेनेका ने खुद से भी ये कबूल किया है कि हमारी तरफ से जो वैक्सीन कोविशील्ड तैयार की गई थी उसके अंदर कुछ रिस्क फैक्टर्स थे। ये रिस्क फैक्टर्स क्या थे और क्या इनसे बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होना चाहिए? बहुत थोड़ा पेचीदा सवाल है, लेकिन मैं आपको बहुत संक्षेप में भी और अच्छे से बताना चाहूँगा कि एक तो हमें समझना पड़ेगा, कोविड जैसे मैंने आपको बताया था वैक्सीन डेवलप होने में सालों की मेहनत लगती है भाई, एक रिसर्च होती है, पूरा एक पॉपुलेशन पे रिसर्च होती है। कहीं ना कहीं एक तो कोविड वैक्सीन बनने में बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम हमारे पास लिमिटेड था, कि हमने देखा कोविड हुआ और 1-2 सालों के अंदर वैक्सीन आनी शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं टाइम की कमी की वजह से सेफ्टी एनालिसिस में हो सकता है थोड़ा सा फास्ट इनफ प्रोसेस को करना पड़ा हो। बट फिर भी अगर मैं देखूंगा, हम लोग किसी भी चीज़ को रिस्क वर्सेस, अगर मैं कोई एक आज की डेट में टैबलेट भी ले रहा हूँ, चाहे वो पैरासिटामोल का टैबलेट हो या बीपी का दवाई हो, सबका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं मेंशन होता है। ज़रूरी नहीं कि मुझे हो या किसी को हो सकता है किसी को वो साइड इफेक्ट परेशान करे या प्रॉब्लम आए। अगर हम लोग देखें लाखों में अगर एक आध साइड इफेक्ट कुछ आ रहा है, उसने
99 मतलब लाख लोगों को बचाया तो है। अगर मैं 2020 और 21 की आपको मैं जस्ट, क्योंकि अब लोग शायद भूल गए हैं कि 20 और 21 में क्या माहौल था उस समय, जहाँ पे गैस ऑक्सीजन के बेड्स के इतना मारा मारी रहती थी कि लोग हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगा के खड़े थे। उसके बाद से आपने नहीं सुना ये चीज़। तो उसके बीच में क्या फैक्टर है? कोई नई दवाई तो नहीं आई है, सिर्फ वैक्सीन आया है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन का असर तो है ही। ऐसा नहीं कि कोविड का प्रारूप तो बदल रहा है। अभी भी कुछ दिनों पहले एक फ्लर्ट करके एक कोविड का नया वायरल स्ट्रेन आ गया, तो कोविड का वायरल तो स्ट्रेन बदल रहा है, वो तो अपने आप को चेंज कर रहा है। ओमाइक्रॉन आया तब भी हमने नहीं देखा इतना कुछ हुआ। आगे जितने भी वेरिएंट उसके आते गए, इन्फेक्टिविटी ज़रूर बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन सीवियरिटी में कहीं ना कहीं कमी तो आई है। और इसका मैं जहाँ तक समझता हूँ मेन कारण तो इसका कोविड वैक्सीन ही है। और कहीं ना कहीं कोविड वैक्सीन ने काफ़ी लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को बचाया है। मैं समझता हूँ कुछ जो अगर इसमें रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, अभी भी उसमें मेरे को लगता है रिसर्च की ज़रूरत है। अभी एकदम से हम उसको नकार देना कि अरे कोविड वैक्सीन तो गलत लग गई, वो बात ठीक नहीं रहेगी। जी। इन जनरल किसी भी पेशेंट को कोई भी वैक्सीन लेने से पहले क्या प्रिकॉशंस जो है वो अपनाने चाहिए? जैसे मैंने कहा कि आपको अपने डॉक्टर से पूरी हिस्ट्री आपको अपनी बतानी चाहिए कि मेरे को ये हुआ, ये रोग है, ये इस चीज़ से एलर्जी है, और प्रीवियस वैक्सीनेशन एक्सपीरियंसेस क्या थे कि पहले मैंने ये लगाया था वैक्सीन और मेरे को हाथ में सूजन आ गया था, या मेरा पूरा ये हो गया था, या मुझे उसके बाद ये परेशानी आई थी, ताकि वो चीज़ को अगर वो वैक्सीन की जगह कोई उसका दूसरा रिप्लेसमेंट वैक्सीन है वो लगा दिया जाए। क्योंकि कभी कभी वैक्सीन का जो चेंज करने से भी सॉल्ट तो चाहे सेम हो, उसका वैक्सीन का जो वो सेम हो, लेकिन उसके बाद उसमें जो अंदर कभी कभी प्रिजर्वेटिव होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट होते हैं, वो कई बार दूसरे ब्रांड या दूसरे उसका लगाने से कई बार वो चीज़ें नहीं आती हैं सामने। तो इसलिए अपने आप डॉक्टर से पूरा बात करें, पूरा तरीके से। और कुछ कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको, जैसे अगर आपने बूस्टर लगाना भी है लाइक हेपेटाइटिस का, या उसका आपके 3 डोज लग चुके हैं, तो उसको कुछ टाइम पे आपको चेक करना पड़ता है अपना लेवल कि आपका इम्यूनिटी कैसा काम कर रहा है उसमें, खासतौर से हेपेटाइटिस में। अगर उसमें आपकी एंटीबॉडी सही बनी हुई है तो आगे उसमें बूस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे हेपेटाइटिस में खासतौर से। तो इसलिए अपने डॉक्टर से आप संपर्क में करें। दूसरा आ जाता है कहीं विदेश में ट्रैवल करना है या कहीं, तो गाइडलाइंस होती हैं वो तो हर जगह की कि यहाँ पे येलो फीवर वैक्सीन है, तो वो ज़रूर, जैसे आप अफ्रीकन साइड में जाएंगे तो वो भी अपने अपडेटेड रखें, कहीं जाना है कहीं आना है तो उसका अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल आपका प्रॉपर होना चाहिए। जी। डॉक्टर, एक कोई लास्ट मैसेज अगर आप देना चाहते हैं हमारे लिसनर्स को, वैक्सीन से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड, उसके कंसर्न से रिलेटेड। देखिए, कोविड ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है लास्ट 2-3 साल में। एक तो एक ऐसा भी फेज़ था जहाँ पे हम लोग बहुत होपलेस हो रहे थे, ना कोई दवाई है, ना कोई इसमें कोई वो है। तो वैक्सीन ने कहीं ना कहीं एक हमें एज दिया है। आप अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, वैक्सीन को एकदम नकारिए मत। वैक्सीन काफ़ी लाइफ सेविंग रही है पीछे, और इसमें और आगे रिसर्चेस चल रही हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है हमें और सेफ चीज़ें हमें वैक्सीन पॉइंट पे मिले। लेकिन अभी भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, मेरे को लगता है कोविशील्ड जो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं यहाँ पे इंडिया में, तो सेफ्टी प्रोफाइल अगर ऐसा होता तो पूरे हॉस्पिटल भरे होते हैं हमारे कार्डियक पेशेंट से, और उससे ऐसा नहीं है। कुछ हम देखते, वो पहले भी हम लोग देखते थे कि लोग जो एकदम चलते चलते जिम करते करते कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते थे, तो ऐसा नहीं, तो पहले नहीं होते थे। हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है उसको लेके, क्योंकि मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स के अभी से मैसेज आ रहे हैं, हम कोई टेस्ट करा लें क्या, कुछ इस चीज़ हमारे को कुछ नुकसान तो नहीं हो गया। तो ऐसा कोई रूटीन टेस्ट की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो अपना एक रूटीन हेल्थ चेकअप जो आप अपना कराते हो अपना कराइए, अपने डॉक्टर से संपर्क में रहिए, पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टिल द वेरी एंड। कोविड-19 की वैक्सीन या वैक्सीन्स इन जनरल को लेकर आज हमारी बात हुई डॉक्टर मयंक सक्सेना से। हमने जाना कि किस तरह वैक्सीन को लेते वक्त आपको किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो आपकी मदद करेंगे। अगर हमारी पॉडकास्ट से जुड़ा आपका कोई फीडबैक है, कोई कॉमेंट है, तो आप हमें लिख भेजिए कॉमेंट सेक्शन में। इसके अलावा हमारा ईमेल पता भी नोट कर लीजिए, radio@aajtak.com। यहाँ भी आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। मुझे यानी चेतना काला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।